दोस्तों नमस्कार। जब किसी पार्टी के भीतर शह और मात का खेल शुरू हो जाए तो फिर जान जाइए उस पार्टी के भीतर से कई आश्चर्यजनक फैसले आपके सामने आने लगेंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि दरअसल शह मात का खेल इतना रोमांच भरा क्यों हो गया है। दरअसल यह रोमांच बीजेपी के भीतर का है। दरअसल यह रोमांच बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उस बिसात का है जिसमें बीजेपी का अपना कोई वजूद अगर बचा तो उसका मतलब मोदी और शाह की जोड़ी हो गई। इस दौर में रोमांच इसलिए ज्यादा है क्योंकि आरएसएस जिस रास्ते चलती रही उस रास्ते में भी उसने खामोशी बरत ली, क्योंकि सब कुछ मोदी और शाह की बिसात के अधीन हो गया। राजनीतिक तौर पर यह शह और मात का खेल अब बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर है। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल धीरे धीरे आरएसएस को इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि उसका बहुत साफ मानना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आरएसएस से जुड़े हुए लोग, परिवार दर परिवार आरएसएस से जुड़े हुए लोग और आरएसएस से निकलकर कभी जनसंघ और कभी बीजेपी में आई हुई पीढ़ियों के बीच एक सवाल बड़ा है कि आने वाले वक्त में आरएसएस कहां पर टिकेगा, बीजेपी किस धारा में चलेगी। और बीते 10 वर्ष का सच तो यही है, चुनावी जीत ही धारा बन गई, विचारधारा बन गई और उस आश्रय जो चेहरे चमकते हुए दिखाई देने लगे वह मोदी और शाह के चेहरे थे। इस दौर में देश भर की स्टेट यूनिट से लगातार दो बातचीत संघ के लोग कर रहे हैं और यह समझना भी चाह रहे हैं और समझाना भी चाह रहे हैं कि दरअसल भविष्य को लेकर चिंतित होना होगा। यह कैसे चलेगा कि कोई भी संगठन का मंत्री आज एक झटके में बना दिया जाए, किसी की भी नियुक्ति कहीं पर हो जाए। संगठन को मजबूत करने के लिए उसके पीछे एक सोच होनी चाहिए। यानी राजनीतिक तौर पर जिस शुद्धिकरण का जिक्र आरएसएस करती रही वो सब कुछ बीते 10 बरस में मटियामेट हो गया। तो पहला सवाल आपके जहन में यही आएगा, क्या वाकई बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर इतना चिंतन मनन अब राज्य स्तर और जिला स्तर पर आरएसएस कर रही है, बीजेपी के लोगों से मुलाकात कर रही है, हर स्टेट यूनिट के साथ बैठ रही है, यकीनी तौर पर कर रही है। और परंपरा जो रही है उसमें किसी भी सांगठनिक पद पर किसी की नियुक्ति यूं ही नहीं होती है। आपको नाम बताना पड़ता है, उस नाम में से किसका चयन करना है यह आरएसएस करती है, जो जमीन पर लोगों से संवाद बनाती है और खास तौर से तब जब बीजेपी सत्ता में हो और सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति राजनीतिक तौर पर परिस्थितियों को देखते हैं लेकिन विचारधारा और संगठन की दृष्टि से आरएसएस को ही तय करना होता है। लेकिन इस दौर में सब कुछ तो गायब हो गया, यहां तक कि संघ से जुड़े हुए जो 40 संगठन हैं उसमें भी किसकी नियुक्ति कौन कैसे किस रूप में कर रहा है, उसके पीछे दबाव कौन ओबीसी का डाल रहा है, कौन इस देश की सियासत को साधने के लिए आरएसएस की विचारधारा को भी नए सिरे से मथना चाहता है, ये सारे सवाल इस दौर में उठते रहे हैं। लेकिन पहली बार यह एहसास संघ को भी है और बीजेपी को भी है क्योंकि सामने जो कांग्रेस खड़ी है उस कांग्रेस से कहीं बड़ा कद लिए हुए राहुल गांधी खड़े हैं। राहुल गांधी जिन मुद्दों को जिस तर्ज पर उठा रहे हैं वो भारत के पूरे समाज को मथने के लिए तैयार हैं। यानी यह कल्पना कभी बीजेपी या आरएसएस ने की नहीं थी कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस देश के भीतर में जातिगत राजनीति के आश्रय एक ऐसी परिकल्पना अर्थव्यवस्था को लेकर करना चाहेंगे जिसके दायरे में बीजेपी का पूरा हिंदुत्व एक झटके में फुर्र से उड़ जाए। और ये तमाम परेशानियां धीरे धीरे किस रास्ते पर जाकर पहुंच गई, शायद ये हैरान करने वाली इसलिए कहीं ज्यादा है क्योंकि बीजेपी के भीतर शह मात का खेल सिर्फ आरएसएस और मोदी सत्ता के बीच नहीं है। यह शह मात का खेल सिर्फ लखनऊ और दिल्ली के बीच नहीं है। यह शह मात का खेल एक ऐसी परिस्थितियों के साथ खड़े होने का है जिसमें आने वाले वक्त में संघ भी समझ जाए, किसी की छांव से निकलकर बीजेपी अपने विस्तार को पाने की दिशा में लग जाए। वो छांव मौजूदा वक्त में मोदी और शाह की है और शायद वही वो हिम्मत थी जिसमें जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं ये कहने से चूके नहीं कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें संघ की जरूरत नहीं और संघ अब अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। बीच चुनाव के बीच जब 4 चरण हो गए थे उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बात कही थी तो यूं ही उन्होंने नहीं कही। वो देख समझ रहे थे कि इस दौर की राजनीति में संघ को भी बीजेपी या कहें बीजेपी को चलाने वाले लोग मथने को तैयार हैं, तो फिर वो क्या करें।
इसीलिए जो सभा सम्मेलन हुआ जिसमें आरएसएस ने बुलाया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, उनके सामने जिन परिस्थितियों को रखा वो वक्त मांगते रह गए अपनी सफाई देने के लिए, किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं। लेकिन आज तो सवाल यह है कि दरअसल अध्यक्ष है कौन और अध्यक्ष कौन होगा। तरीका बतलाता है कि इस दौर में बीजेपी अपने तौर पर कोई नियुक्ति नहीं करे। संघ ने चेता दिया है, आप अगर अपने तौर पर नियुक्ति करेंगे तो इस बार शह मात कहीं ज्यादा तीखे स्तर पर, संगठन के स्तर पर संघ पूरे देश में छेड़ देगा। और यह सवाल तो बीजेपी के भीतर भी है, अगर चुनावी जीत नहीं मिली तब क्या होगा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी हार मिल गई। हरियाणा का फैसला अभी आया नहीं है, लेकिन वहां पर लोगों की लहर बहुत साफ बताने लगी है। तो हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद आपके पास क्या बचेगा? तिकड़में बचेंगी, ऑपरेशन लोटस बचेगा, कॉरपोरेट का पैसा बचेगा। वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें बीजेपी का कोई भी एमएलए, एमपी या नेता या कार्यकर्ता यह समझ ले कि वह जिस पार्टी के साथ खड़ा है वहां उसकी जीत हो ही जाएगी? असल सवाल यहीं से अब निकल रहा है। और इस सवाल के पीछे बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई आरएसएस ने कोई नाम इस दौर में मोदी और शाह को भेज दिया है? क्या वो नाम संजय जोशी का है? या संजय जोशी को तो बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका था 2013 में ही, तो पहले उनकी बीजेपी में एंट्री तो हो जाए। तो बीजेपी में एंट्री अभी उनकी हुई नहीं है और आरएसएस चाहता है जैसे राम माधव को बाहर निकालकर जम्मू कश्मीर चुनाव से ऐन पहले उनकी एंट्री बीजेपी में हो गई, तो संजय जोशी की भी एंट्री बीजेपी में हो जाए। लेकिन फिर वही सवाल, बीजेपी का नया अध्यक्ष होगा कौन? आरएसएस का कहना एक सहमति होनी चाहिए इस देश के भीतर जो अलग अलग लीडरशिप राज्यों की है, और किसी भी हालत में अपने तौर पर इस वक्त कम से कम मोदी और शाह ये ना सोचे कि वह नियुक्ति कर देंगे, उनको एक पैनल देना पड़ेगा। पैनल का मतलब होता है कम से कम 2 नाम तो आपको रखने ही होंगे। हर जहन में यह सवाल है वो 2 नाम कौन से होंगे। आरएसएस एक दूसरी चीज भी चाहता है, वो चाहता है कि किसी भी तरीके से अगर दशहरा तक, क्योंकि दशहरा का दिन संघ की स्थापना दिवस के तौर पर देखा जाता है और नागपुर में बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है, तो जरा सोचिए नया अध्यक्ष नियुक्त होगा, वो दशहरा के दिन नागपुर में होंगे और उन सबके बीच शस्त्र पूजा के बाद जब सर संचालक भाषण देने आएंगे तो उस वक्त नया बीजेपी का अध्यक्ष उनके साथ में होगा। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? तो कौन सा चेहरा और कौन सा वक्त, शायद यह नए शहमात का खेल है जो बीजेपी के भीतर चल निकला है। और इसमें अपने तौर पर वक्त को लेकर दिल्ली यह मानती है कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र चुनाव से पहले नया नाम नहीं सामने आना चाहिए। यानी हरियाणा के चुनाव परिणाम और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम हर हाल में 20 नवंबर तक तो आ जाएंगे, क्योंकि 26 को वहां पर नई सरकार का गठन हर हाल में संवैधानिक नियत काल के हिसाब से होना ही है। तो 20 नवंबर से पहले ऐलान होना नहीं चाहिए। जब महाराष्ट्र के रिजल्ट आ जाएं तब उसके बाद होना चाहिए। यह दिल्ली सोचती है और संघ सोचता है दशहरा से पहले हो जाए, इतनी जल्दी हो जाए। और क्यों दिल्ली सोचती है कि महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद? तो महाराष्ट्र इलेक्शन से एक नाम जुड़ा हुआ है, वो है देवेंद्र फडणवीस का। इस नाम को लेकर जिस अंदाज में महाराष्ट्र की राजनीति को साधना था, वो राजनीति अगर नहीं साधी जा चुकी, 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल से 9 सीटें पर जीत मिली और उसके बाद जो पुरानी सीटें थी वो गंवा बैठी। यह स्थिति बीजेपी समझ गई कि आने वाले वक्त में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति को नहीं साध सकते हैं। और फिर अब तो शिवसेना भी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। असल शिवसेना माता पिता के चेहरों के साथ जो चलती थी, पिता के चेहरे बाला साहब ठाकरे के साथ, चुनाव चिन्ह जो था वह भी एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। तो राजनीति का आखिरी हिस्सा तो दरअसल महाराष्ट्र की उस महाभारत में होगा जिसका चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है। वह भी दिल्ली की रणनीति के हिसाब से तय होगा कि 8 अक्टूबर से पहले कर दिया जाए या 8 अक्टूबर के बाद किया जाए, यानी हरियाणा चुनाव परिणाम के पहले किया जाए या बाद में किया जाए। इसका मतलब बहुत साफ है कि अगर महाराष्ट्र में चुनावी हार बीजेपी को मिलती है, यानी जिस बिसात को वो बिछा रही है, अगर वो अनुकूल नहीं बैठा विधानसभा के चुनाव में, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस इस दौर में सबसे करीबी, सबसे लायक, सबसे युवा नेता के तौर पर बीजेपी में है।
और दिल्ली के करीब इस लिहाज से भी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में नितिन गडकरी के समानांतर ही देवेंद्र फडणवीस खड़े नहीं हुए, बल्कि राजनीति को साधा, दो दो राजनीतिक दलों को तोड़ने में बड़ी हिस्सेदारी निभाई और राजनीतिक तौर पर दिल्ली ने जो चाहा उसको उस रूप में रख कर दिया। और समझ के लिहाज से या फिर राजनीतिक एजुकेशन के लिहाज से देवेंद्र फडणवीस फिट बैठते हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस का पहला नाम है उस पैनल में जो केंद्र को यानी दिल्ली को यानी मोदी शाह को आरएसएस के सामने देना है? तो देवेंद्र फडणवीस के एक नाम पर सहमति क्या संघ कर लेगा? संघ चाहेगा दूसरा नाम, और इस दूसरे नाम को लेकर ही असल सस्पेंस है कि यह दूसरा नाम उस पैनल में कौन होगा। और यह नाम हर किसी को चौंका सकता है, क्योंकि जो तैयारी राजनीतिक तौर पर दिल्ली में होती है वो ये जानती समझती है कि शह मात के खेल में कम से कम आपके जहन में आने वाले वक्त की दो तीन चालें तो होनी चाहिए, तभी आप कोई चाल चल सकते हैं। और शायद इसीलिए यह सवाल बड़ी दूर की गोटी है जो लगातार चलते आ रहा है कि क्या संजय जोशी, वो नहीं तो वसुंधरा राजे सिंधिया? जी नहीं। इन परिस्थितियों के आश्रय में मत बैठिए। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रियन ब्राह्मण के लिहाज से फिट बैठते हैं कि वह बीजेपी के अध्यक्ष हो जाए। इस दौर में जो ओबीसी राजनीति थी उसको मटियामेट राहुल गांधी की ओबीसी राजनीति के ठीक समानांतर जाति जनगणना और जाति के एक्सरे के आश्रय इस देश में उसकी भागीदारी कैसे होनी चाहिए इसके जरिए उन्होंने बतला दिया। तो राहुल गांधी के सामने किस शख्स को खड़ा किया जाए? इस देश की राजनीति को संभालने के लिए वह दूसरा नाम कौन सा होगा? और राहुल गांधी हर जहन में क्यों है, यह भी एक सवाल अपने आप में हो सकता है। लेकिन असल सवाल तो यह है वो कौन सा नाम होगा जिसको लेकर पैनल में रखा जाएगा और उसके जरिए एक दो नहीं कई निशाने साधे जा सकते हों। वो नाम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली की फाइल में दर्ज तो नहीं हो चला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच का झगड़ा क्या ये मोदी से हटकर अमित शाह और योगी का झगड़ा रहा? क्या ये यूपी को संभालने और संगठन के जरिए यूपी को मथने की जो सोच अमित शाह ने बिछाई वो शायद फिट बैठ नहीं पाई? एक वक्त वहां पर बंसल जी गए लेकिन उसके मार्फत भी चीजें चल नहीं पाई। वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें अब यूपी को अपने हाथ में लेना होगा? यह परिस्थिति इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूं भी उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में बड़ी हार देखने को बीजेपी को मिली है, और वो हार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आश्रय थी या योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस के जरिए थी? यह सवाल इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए यह चुनाव हो रहा था और वहां पर ढहढहा के पार्टी एक झटके में अगर 30 सीट गंवा बैठे तो इसके बाद बचता क्या है? तो क्या दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ का होगा और योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस उस पैनल में होंगे जो कि भेजा जाएगा संघ के सामने? और संघ अगर कहता है कि वो पैनल के हिसाब से ही चलेगा और फैसला कम से कम पैनल के आश्रय लेना चाहिए, तो इन दो नामों में एक सवाल तो बहुत साफ है कि दिल्ली से लेकर योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा। दूसरा सवाल एक और है, इस दौर में जिन बातों का जिक्र होता था कि नंबर 2 नंबर 1 ना हो जाए और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल ना जाए, जिस बात का जिक्र जेल से निकलकर अरविंद केजरीवाल भी कर गए और उसके बाद उन्होंने संघ से 5 सवाल भी पूछ डाले, तो वो तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर आरएसएस को लेकर है। उन्होंने आरएसएस को अपनी महत्ता भी बताई और आरएसएस को भी उनकी महत्ता बताई कि हम दोनों तो एक नाव में कभी सवार थे, लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थितियों में आपको अपने आप को संभालना होगा। इसीलिए निशाने पर उनके और कोई नहीं बल्कि मोदी सरकार, मोदी सत्ता, खुद नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के निशाने पर थे और निशाने का जवाब वह सर संघचालक मोहन भागवत से पूछ रहे थे। यानी मौजूदा वक्त की राजनीति को जरा पढ़ना शुरू कीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि आरएसएस मोदी काल में हाशिए पर चला गया। उस हाशिए से निकालकर मुख्यधारा में लाने का काम क्या अरविंद केजरीवाल ने पहली बार खुले मंच से कर दिया? और दूसरा सवाल यह है, क्या योगी आदित्यनाथ का इस पैनल में नाम रखकर एक साथ कई निशाने साधने की स्थिति में दिल्ली आकर खड़ी हो गई? और खुद संघ के लिए यह बड़ा मुश्किल सवाल होगा कि क्या वाकई अगर राजनीतिक सत्ता मोदी शाह के पास है और अध्यक्ष पद योगी आदित्यनाथ के पास है, तो क्या योगी आदित्यनाथ संगठन को मत पाएंगे? जो राजनीतिक तौर पर पहचान उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर से बात शुरू होकर बुलडोजर तक गई है, गवर्नेंस के तौर तरीके सुरक्षा देने के लिहाज से चले हैं, आर्थिक परिस्थितियों के आश्रय कोई बड़ा काम हुआ नहीं है,
बेरोजगारी की दृष्टि से रोजगार मिलने शुरू हुए नहीं है। सामाजिक टकराव और इन सब के बीच राजनीतिक तौर पर अखिलेश प्रसाद का लगातार आगे बढ़ना, बनारस में मोदी का कम वोटों से जीतना, अयोध्या में हार जाना बीजेपी का, ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें पास हैं या फेल हैं यह रैंकिंग तो दिल्ली कर सकती है। लेकिन सवाल यह है क्या वाकई नए अध्यक्ष के तौर पर इस पैनल में योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस का नाम होगा? और इस नाम के पीछे जिस रणनीति को मथने की सोच है, वो मथने की प्रक्रिया क्या मोदी शाह की राजनीति अब संघ को भी समझाने लग गई है? वो कौन सी राजनीति है, वो कौन सी परिस्थिति है? हमें लगता है कि इस दौर में राहुल गांधी बीजेपी के भीतर समा चुका है और राहुल गांधी के उठाए हुए सवालों में लेकर अब बीजेपी और संघ दोनों के सामने यह चुनौती है कि राहुल को लेकर वो कैसे काउंटर करें। आज ही हरियाणा में भाषण देखिए, या तो गृहमंत्री अमित शाह का हो या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हो, दोनों के भाषणों में आपको सिर्फ राहुल गांधी सुनाई देंगे, क्योंकि राहुल गांधी से हटकर कुछ शब्द कहे उसका कोई महत्व बीजेपी के भाषणों में बच नहीं रहा है। तो जरा सुनिए इस हिस्से को। ये राहुल बाबा जो है कांग्रेस के, जानते हो ना जरा? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं कि आरक्षण था, है और सदा रहेगा, कोई उस पर हाथ नहीं लगा सकता, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब राहुल का नाम लिए बगैर राजनीति की नहीं जा सकती हो तो इसका एक मैसेज बहुत साफ है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी और संघ को निशाने पर लेने वाले राहुल गांधी इस वक्त उस राजनीति के केंद्र में आकर खड़े हो गए हैं जहां पर आप राहुल गांधी पर निशाना अगर नहीं साधेंगे तो फिर आपकी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। यानी आरएसएस के सामने 3 सवाल नए अध्यक्ष को लेकर, हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के बाद की परिस्थितियों को लेकर और भविष्य की बीजेपी और संघ की राजनीति रणनीति विचारधारा कैसे चले, इसको लेकर 3 सवाल हैं जहन में। किसी भी हालत में बीजेपी को उस परछाई से मुक्ति पानी है जो मोदी शाह की परछाई तले बीते 10 बरस में बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो गया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि संगठन तो दूर की बात है, कैबिनेट मिनिस्टर तक जो मोदी मंत्रालय में है उनकी कोई महत्ता बची नहीं। जिसे चाहा उसे संसदीय बोर्ड में लाया, जिसे चाहा उसे निकाल दिया। यह सब कुछ संघ के सामने है। जिसे चाहा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, जिसे चाहा राज्य के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, यह भी संघ के सामने है। यानी पहला सवाल यह है कि मुक्ति चाहिए बीजेपी के विस्तार के लिए और अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो इस दौर में मोदी शाह से टकराने को तैयार हो। और इस दौर में योगी आदित्यनाथ की पहचान टकराने की तो रही है, क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बदले गए लेकिन योगी आदित्यनाथ को दिल्ली छू नहीं पाई। संघ पीछे खड़ा था, योगी आदित्यनाथ खुद ठस से मस नहीं थे। भगवा वस्त्र पहने और जिस लिहाज से वह मुख्यमंत्री बने वह भी इस देश के भीतर में एक अपने तरह की मिसाल है। तो क्या पहली बार अध्यक्ष के तौर पर इस तरीके से उनकी मौजूदगी बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर क्या वैसी ही होगी जो संघ के भीतर गुरु गोलवलकर की थी? यह सवाल कोई दूसरा नहीं कह रहा है। जो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बन जाएं अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की सियासत खाली कर दें, यानी राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश को मथने की जरूरत है, ना कि संघ और बीजेपी की सोच के हिसाब से राजनीति साधने की जरूरत है। यह सोच भी दिल्ली के भीतर है। यह मिजाज राजनीतिक तौर पर इससे पहले कभी नहीं था। यानी पहला सवाल बीजेपी की मुक्ति, उसका विस्तार। दूसरी परिस्थिति वो व्यक्ति जो सीधे तौर पर मोदी और शाह के परछाई से दूर अपने आप के अस्तित्व के आश्रय बीजेपी को खड़ा करने के लिए ताकतवर शैली के साथ उभर रहा हो। और तीसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2009 में जब लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के लिए लाया गया था, उस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में थी बीजेपी। 2004 में शाइनिंग इंडिया की हार के बाद 2009 में आडवाणी बन तो गए। उस दौर को याद कीजिएगा तो सलाह देने के लिए सुधींद्र कुलकर्णी बंबई से दिल्ली पहुंच गए थे। मथा जा रहा था, तमाम परिस्थितियों को देखा जा रहा था। उस दौर को याद कीजिएगा तो जो नेता नहीं है इस दौर में मौजूद, उसमें सुषमा स्वराज का नाम लीजिए, अरुण जेटली का नाम लीजिए, यहां तक कि नरेंद्र मोदी का नाम भी ले लीजिए। जो गुजरात में बैठे थे वो समझ गए थे कि 2007 की जीत के बाद वो चाहते थे, जब उन्हें मौत का सौदागर का जिक्र हुआ था उसके बाद चाहते थे वही प्रधानमंत्री पद के दावेदार 2009 में हो जाए। कॉरपोरेट को इकट्ठा कर चुके थे वाइब्रेंट गुजरात के जरिए, लेकिन इन सब के बावजूद
उनकी रणनीति वहां थम गई क्योंकि वो जान गए कि इस दौर में मनमोहन सिंह जो अमेरिका के साथ खड़े थे, न्यूक्लियर डील के साथ खड़े थे, दुनिया में रिसेशन थी लेकिन भारत ने अपने ऊपर असर ना होने दिया, तो उस इकोनॉमी के लिहाज से मनमोहन सिंह और कांग्रेस की जीत तय थी। जो जीत हुई, उस दौर की परिस्थितियों को याद कीजिएगा तो अडवाणी एक हारे हुए खिलाड़ी के तौर पर 2009 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, और 2024 में जब आइएगा तो इस दौर में सारा जादू नरेंद्र मोदी का खत्म हो गया, जो हरियाणा के चुनाव परिणाम और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम बतला देंगे। उसके बाद सवाल है कि अगला कौन सा चेहरा इस देश के सामने होगा। और यह लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच भर की नहीं है, यह लड़ाई आने वाले वक्त में उस दिशा में ले जाएगी जहां आरएसएस से भी मुक्ति तो चाहिए होगी उस नेता की जो समझता हो कि राजनीतिक तौर पर अगर खड़े होना है राहुल गांधी के सामने तो इस तर्ज पर खड़े होना होगा जहां पर वो बता पाए कि उसका अपना नया विजन क्या है। यानी मौजूदा बीजेपी और मौजूदा संघ के विजन से मुक्ति वाले नेता की खोज तो होगी, लेकिन मौजूदा वक्त का सवाल तो यह है कि अध्यक्ष कौन होगा, और वो अध्यक्ष क्या इन तीन धाराओं के बीच में भविष्य को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की दिशा में इसलिए ले जाता है क्योंकि यह मौजूदा राजनीति में मोदी और शाह की राजनीति को एक विस्तार देता है, एक राहत देता है। वो राहत की सांस इस दौर में ले सकते हैं, ये हो सकता है। यानी जो सवाल संघ चाहता है उस सवाल का जवाब पैनल के जरिए दिल्ली में बैठी हुई सत्ता देने को तैयार है, और टकराने की जरूरत नहीं है, यह भी कहने को तैयार है कि हमने तो नाम आपको दे दिए, अब आप पसंद कर लीजिए। दोनों परिस्थितियों में दिल्ली की सत्ता की जीत है, राजनीतिक तौर पर और बीजेपी को लेकर। यहां एक बात जहन में जरूर रखिए, इस दौर में बीजेपी की पूंजी संपत्ति, जो भी पैसा, जो भी जिस रूप में फंडिंग है, उसकी कमान किसी भी दूसरे नेता के हाथ में नहीं है। वो कमान सीधे तौर पर मोदी और शाह और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके हाथ में ही है। और कोई भी पार्टी बिना पैसे के चल नहीं पाती, और पैसे को लेकर जहां आप आश्रित हुए वहां पर आप मुश्किल में आ जाएंगे। यह स्थिति नोटबंदी के बाद इस देश में तमाम राजनीतिक दलों ने देखी, खास तौर से क्षत्रपों ने तो महसूस कर ही ली होगी। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि इन दो नामों के आश्रय दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में कमान भी रखना चाहती है और अपनी हथेली पर नए बीजेपी अध्यक्ष को भी रखना चाहती है, और राजनीतिक तौर पर रास्ता भी उत्तर प्रदेश का साफ चाहती है। चौंका सकती है यह परिस्थिति, इंतजार कीजिए दशहरा से पहले या महाराष्ट्र चुनाव के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।